हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। इसके साथ ही आज आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि क्या आप आगामी एग्जाम के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। खुद देखिए, अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप दे पाते हैं तो निश्चित रूप से आप तैयार हैं। अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर से आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। कुछ दिन बचे होंगे आपके एग्जाम में, निश्चित रूप से आप फ्री में टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 12 दिसंबर वाले टेस्ट को भूलिएगा नहीं, उसे एक बार जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, उत्तर दीजिए इसका मेरे उत्तर देने से पहले, ताकि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आप खुद अपना आकलन कर सके। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा के इस नए ढांचे की अनुशंसा करती है। कौन सा नया ढांचा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है? जल्दी कमेंट सेक्शन बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब ये प्रश्न 115 देख के घबराइएगा नहीं, ये आपके सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया 115वां क्वेश्चन है, इसलिए क्रम संख्या हमने रखा है और आप ऑफिशियल आंसर से मैच भी करा सके अगर कोई दिक्कत हो तो। फिलहाल प्रश्न आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन से सही होंगे? जवाब जल्दी दीजिए। पहला कौन सा होता है? पहला 5 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है या 5 वर्ष है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो आप कहिएगा सर पहला 5 वर्ष होता है। जी हाँ, तो 2 ऑप्शन यहीं से हट गए। पहला जो होता है 5 वर्ष का होता है। जल्दी कमेंट सेक्शन में उत्तर दे दिए। चलिए अब हम उत्तर बताते हैं आपको, कौन सा उत्तर होगा, क्यों होगा और कैसे याद करेंगे। देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये केबीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ केबीएस में भी पूछा जाएगा, अन्य टेट में भी पूछा जाएगा। ये है क्या ढांचा, क्या है इसका नया ढांचा क्या है? तो अब इसका जो ढांचा बना है वो है 5 + 3 + 3 + 4। क्लियर हो गया? अब इसे याद कैसे करेंगे? आपको याद करवा देते हैं हम, आज के बाद भूलिएगा नहीं। पहले क्या है? 5 है, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 4 है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या वो कहाँ रहेगा बाबू? सबसे पहले रहेगा। इससे जो छोटी होगी सबसे लास्ट में डाल दीजिए। अब बचे 2 संख्या, वो कहाँ हो गए? दोनों संख्या बीच में है, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही संख्या है। इसलिए हमने क्या किया, इधर उधर नहीं घस के, 2 संख्या समान होती है ना, एक ही जगह इकट्ठा लिखते हैं, इसलिए इधर उधर नहीं घस के, इसलिए हमने क्या किया, बीच में लगा दिया। वो तो गया, याद करने की क्या जरूरत है, याद हो गया। 5 3 3 4, 5 3 3 4, 5 3 3 4, यही तो होता है 5 3 3 4। अब ये 5 3 3 4 क्या है? 5 3 3 4 ये क्या है? 5 3 3 4 क्या है? ये भी याद होना चाहिए। तो देखिए, 5 वाले को कहते हैं बुनियादी। देखिए यहाँ लिखा गया है, 5 वाले को क्या कहते हैं? बुनियादी। और जो 3 वाले के कहते हैं वो प्रारंभिक होता है, और इसके बाद जो 3 होता है उसको कहते हैं मिडिल, और ये 4 वाले को कहते हैं माध्यमिक। क्लियर हो गया? ध्यान से पढ़िएगा। 5 वाले को बुनियादी, 3 वाले को प्रारंभिक, उसके बाद 3 वाले को मिडिल, उसके बाद 4 वाले को माध्यमिक। अब ये कहिएगा सर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। पहला तो याद हो गया कि आपका बुनियादी हो गया, लेकिन इसके बाद वाला समझ में नहीं आ रहा कैसे, क्या है सर ये? थोड़ा सा और कंसेप्ट समझा दिए। चलिए और समझा देते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन क्लियर समझ जाइएगा। ये जो 5 है ना, तो 5 को क्या कहते हैं? जैसे में हम लोग, ये है नहीं ऐसा कंसेप्ट, लेकिन समझ लीजिए, जब हम लोग छोटे थे, जब अंग्रेजी मीडियम वगैरह जब चलता था, प्राइवेट स्कूल में आपने देखा होगा, LKG नर्सरी पहले होता था, नर्सरी फिर होता था LKG, फिर होता था UKG। ये 3 सेक्शन होते थे, आपने पढ़े होंगे, नर्सरी, LKG और UKG। इसके बाद क्या किया गया? +1 और +2, ये हो गए कितने साल बाबू? ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, टोटल कितने साल हो गए? 5 साल। तो इन्होंने क्या किया जाए, नर्सरी, LKG, UKG के लिए ये साल तो रखा, लेकिन इन्होंने कहाँ भेज दिया? तो आप कहेंगे सर एक विद्यालय जो चलता है आंगनबाड़ी केंद्र, उसी में भेज दिया। जी हाँ, वहीं भेजा है। नर्सरी, LKG, UKG को कहाँ भेज दिया? वहाँ पे भेज दिया। अब वहाँ पे कितने साल बाबू को? 3 साल। 1 2 3। स्टार्ट कब से होता है ये साल को? तीसरे साल से। 3 4 5, 5वां साल तक इसी में पड़ेगा। 5वां साल तक किस में पड़ेगा? इसी में पड़ेगा। इसको बुनियादी कहेंगे, यानी ये टोटल को बुनियादी कहेंगे।
नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2 को बुनियादी कहेंगे। अब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी मत याद करने लगिएगा, अब इसको क्या समझ के रखिएगा, इसको समझिएगा कि ये पूछेगा भी नहीं, उतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखिए कि ये जो 3 साल है ना, ये समझ जाइए कि जो विद्यालय एक चलता था, जिस विद्यालय को आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र कहते थे, वहाँ छोटा बच्चा खेलने जाता है, को 3 साल वहीं खेलने के लिए हमने भेज दिया, तो 3 साल वहाँ पे, और उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2। तो ये टोटल कितने साल हो गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यही 5 साल है जिसको हम बुनियादी के नाम से जानते हैं। इसके बाद चलिए, इसके बाद आता है प्रारंभिक। अब 3 साल के बाद, 3 साल टोटल 5 साल, माने 5 साल के बाद अब कौन सा क्लास से स्टार्ट होगा? टोटल 5 साल हो गया बच्चे का, कौन सा क्लास से स्टार्ट होगा? तो आप कहिएगा सर 1, 2 तो पढ़ लिए यार, अब क्लास 3 में जाएगा, 4 में जाएगा और 5 में जाएगा। कितने हो गए बाबू ये? तो ये हो जाएंगे 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास को कितना लिखा है? 3 वर्ष प्रारंभिक। ये 3, 4, 5 कैसे याद रखेंगे कि सर 3, 4, 5 क्यों? इसलिए क्योंकि ईवीएस आपको कहाँ से मिलता है? और सर कहिएगा सर क्लास 3 से मिलता है, 3, 4, 5 से ईवीएस हमको मिलता है। बस बात क्लियर। ईवीएस समाप्त कहाँ हो जाता है? एनसीईआरटी का सर क्लास 5 में समाप्त हो जाता है। बस वही तो कह रहा है ये कि दूसरा वाला वही है, 3, 4, 5 का ईवीएस आप पढ़ लीजिए, ईवीएस में 30 मार्क्स लेके आइए, थोड़ा सा इधर उधर पूछा जाएगा, ये डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा हाई करके पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर, बाकी सब ईवीएस से वहीं से प्रश्न आते हैं। तो वही चीज़ तो ये बता रहा है, वही बताने की कोशिश कर रहा है। 3, 4, 5 इसको कहेंगे प्रारंभिक, और ये किताब भी है ईवीएस में, और ये दूसरा सेक्शन भी इन्होंने रखा है जिसका नाम रखा है प्रारंभिक। तो 3, 4, 5 पास हो गए। अब इसके बाद जो सेशन आता है वो आएगा 3 वर्ष का ही, लेकिन इसको कहेंगे मिडिल। तो आज के ज़माने में भी इसको मिडिल ही कहा जाता है। कैसे? तो आप कहिएगा सर कैसे याद करें? को यहाँ पे 6, 7, 8, 6, 7, 8 को क्या कहते हैं बाबू? मिडिल कहते हैं। 6, 7, 8 को क्या कहते हैं बाबू? मिडिल कहते हैं। तो ये हो गया 3 वर्ष समाप्त। अब इसके बाद बच्चा पास होगा, यानी आगे बढ़ेगा, तो बच्चा कहाँ पहुँचेगा? तो आप कहिएगा 8 के बाद होता है 9, 10th, 11, 12th। कितना साल हो गया बाबू? काउंट कीजिए ना, 1, 2, 3, 4, यही तो 4 साल का आ रहा है। 4 वर्ष माध्यमिक, यानी 9, 10th, 11, 12th। क्लियर हो गया। आज के डेट में भी माध्यमिक ही इसको कहते हैं। हम कहते हैं कि माध्यमिक मतलब माध्यमिक कहेंगे तो क्या कहते हैं आप लोग? 9, 10 सर। उच्च माध्यमिक कह दिए तो क्या कहते हैं? 11, 12 सर। बस वही चीज़ समझाना चाहता है। तो इस बार इन्होंने माध्यमिक नाम डाल दिया है, और 9, 10th, 11, 12 सीधे बोर्ड होगा 12th में। बस यही कंसेप्ट है इनका। उतना दूर तक तो नहीं जाना, बस इतना समझिए। क्लियर हो गया। जब भी हम पूछेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो ढांचा है वो किस रूप में है, क्या है, तो आप कहिएगा सर 5, 3, 3, 4 तो लिखवाए थे सर। क्या गजब, आपको तो याद हो गया 5, 3, 3, 4। पहले को क्या कहते हैं? आप कहिएगा सर बुनियादी कहते हैं, दूसरे को प्रारंभिक कहते हैं, तीसरे को सर मिडिल कहते हैं जो आज के डेट में भी कहते हैं, चौथे को माध्यमिक कहते हैं जो आज के डेट में कहते हैं। याद करने की जरूरत नहीं सर, याद हो गया बस। बिंदास इतना रहे ना, आप बिंदासी सीख जाइएगा। दूसरा चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दें, जब बच्चा जब स्टार्टिंग से पढ़ता है ना, स्टार्टिंग से, तो याद रखिएगा जब स्टार्टिंग से बच्चा पढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी से क्लास 1 से अंग्रेजी सिखा दीजिएगा, ना अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो बच्चा तेज हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये कहा जाता है कि जो उसकी मातृभाषा है वही पढ़ाइए। अगर हो सके ना तो क्लास 8 तक मातृभाषा से, घर की मातृभाषा मतलब क्या? घर की भाषा, उसको अथवा में घर की भाषा दे देगा, घर की भाषा से पढ़ाइए। इसके बाद आप उसको अलग भाषा पढ़िए। ऐसा नहीं है कि वो विदेशी भाषा को नहीं एक्सेप्ट करें। शास्त्रीय भाषा, विदेशी भाषा, संस्कृत भाषा, जितना भाषा है सबको, आधुनिक भाषा होता है, सारे भाषा को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन शुरुआत में कौन सा? मातृभाषा। समझिए, स्टार्टिंग में जो बुनियादी स्तर होता है वो एकदम मातृभाषा में पढ़ाना है आपको। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी ठूस दिए, अंग्रेजी वाले ऑप्शन आएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब रही बात शास्त्रीय भाषा की बात आ जाए, या आ जाए आपका विदेशी भाषा की बात आ जाए, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा माध्यमिक स्तर पे, चौथा वाले, चौथा नहीं मतलब इस चौथा एक ही ना है, इसी में डाल दिए माध्यमिक वाले में। 9, 10 से समझिए कि आपको जो भी विदेशी शास्त्रीय भाषा वगैरह पढ़ाना है तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, वहीं से ठीक रहेगा। क्लियर हो गया? बस लगभग आपका क्या क्लियर हो गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लगभग क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी जल्दी कमेंट सेक्शन में दीजिए। 119 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? किस रूप में वर्णित करती है? कमेंट सेक्शन में उत्तर। चलिए उत्तर दे दिया आपने। मैं बताऊं, सभी के लिए भाषा नहीं होगा, त्रिभाषा सूत्र नहीं होगा, और ये नहीं होगा।
बहुभाषा अधिगम और भाषा की सत्ता नहीं होगा, जो बच गया वो करेक्ट आंसर बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता होगा। बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता होगा। और ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका उत्तर यही होगा और इसे आप रट ले चाहे याद कर ले, जब भी आएगा तो इसका उत्तर यही लिखिएगा, बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? तो बहुभाषावाद, किस रूप में? बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120, किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा। किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे? अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ना, तो आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए, और टेस्ट के लिंक फ्री में अवेलेबल है हिंदी क्लब पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, केवल क्लिक करना है और हिंदी वाले पे क्लिक कीजिएगा, एक वेबसाइट खुलेगा, फिर उसमें हिंदी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। एकदम स्मूथली चल रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा किया हमने, सारा चीज़ बंद करके इसको चालू कर दिया हमने, सारा चीज़ जितना पेड वगैरह है सब बंद, इसको चालू किया कि टेस्ट दीजिए, आप क्वालिफाई होंगे, हमें दिल से खुशी मिलेगी, फ्री में। चलिए इसे देखिए, उत्तर दीजिए जल्दी से। 120 नंबर, किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे? 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है, बताइए। नीचे से हम चलते हैं, तब तक उत्तर दे दीजिए। शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, बाद में अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेजी में बाद में पढ़ते हैं, पहले मातृभाषा सीखें फिर अंग्रेजी में। किसी एक भाषा को इंडिकेट करता हुआ कहेगा ये ऑप्शन, तो इसे हम क्या करेंगे? काट देंगे। इतना बार काटेंगे कि दोबारा आएगा तो फिर से आप काट देंगे। तीसरा, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी से प्रारंभ करते हैं। हम कितना बार अभी पढ़ा है ना, मातृभाषा से प्रारंभ करते हैं, इतना बार काटेंगे कि दोबारा भी आपको मिलेगा तो आप काट देंगे। दूसरा, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से प्रारंभ करते हैं तथा आगे जाकर अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ते हैं। अब ये 2 भाषाएं कह रहा है, यानी कोई ना कोई भाषा इंडिकेट करते हुए कह रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं? काट देते। ऐसा थोड़ा ही है मतलब कि आप यही चूज कर लीजिएगा। तो ये हमने 3 ऑप्शन काट दिए, जो बच गए वो करेक्ट आंसर है। और इस आंसर में देखिएगा किसी भी एक भाषा को इंडिकेट करते हुए या 2 भाषा को इंडिकेट करते हुए नहीं कहेगा। देखिए क्या, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं, इसीलिए त्रिभाषा सूत्र वगैरह या फॉर्मूला वगैरह का जिक्र है। आगे भी उससे संबंधित क्वेश्चन है, घबराइए नहीं है। तो उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। 120 का जिसका भी एक उत्तर है वो अपना मार्क्स काउंट करके एक कॉपी पे लिखते जाइए कि हमें 2 नंबर या 3 नंबर जितना भी मिला लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? किसके अध्ययन की? पहला की, दूसरा की, तीसरा की और एक और है चौथा की। चौथा हम क्या करते हैं ना, हटा देते हैं। 3 ही ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। 3 ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा जल्दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? 3 में से कोई एक सही होगा, बताइए कौन सा होगा। मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की। दूसरा है मातृभाषा अथवा घर की भाषा, बात वही है, मातृभाषा लिखी है अथवा घर की भाषा, दोनों ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत की, शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की। जल्दी बोलिए। अगला है मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं की, संस्कृत की, विदेशी भाषाओं की। अब ये कहिएगा सर इसमें, एक सेकंड रुक जाइए, 114 में कहिएगा सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? कह सकते हैं वो इसमें देखिएगा एक शास्त्रीय भाषा लिखा गया और इसमें क्या है, शास्त्रीय भाषा नहीं लिखा गया। पहले वाले मातृभाषा है, आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, विदेशी भाषा है, संस्कृत इसमें छूट गया है। और जो सबको लेके चल रहा है ना, वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको लेके बाबू कौन चल रहा है? ये वाला चल रहा है ऑप्शन, जिनका भी ऑप्शन कौन सा है 2 नंबर सही है, वो बिल्कुल सही है। मातृभाषा तो घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत, शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की। संस्कृति नहीं, संस्कृत लिखा हुआ है, याद रखिएगा, कभी कभी बोलने में दिक्कत हो जा रहा है तो संस्कृत लिखा। संस्कृत एक भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत में अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो दे दीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने रिमार्क्स भी डाल दिया है, और साथ में क्या, हिंदी, मतलब जब पद्यांश गद्यांश गद्यांश ही होगा, पद्यांश तो होगा नहीं सेकंड भाषा में, तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हिंदी भी आ जाता है। तो इससे क्या होगा, संस्कृत का लेवल आपका और अच्छा हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला भी ऑप्शन दिखा देते हैं। यहाँ मातृभाषा अंग्रेजी जिक्र है, वैसा तो है नहीं, तो ये ऐसे ही हटिए। चलिए विदेशी भाषाओं का भी जिक्र है, याद रखिए, नहीं होता है तो नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता होगा तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगातार हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे ज़्यादा रखा है क्योंकि KBS में भी काम आएगा।
और सब जगह काम आएगा आपका। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश डैश के रूप में अनुमोदित करती है, और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए डाला गया। किस रूप में अनुमोदित करती है, ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निश्चित रूप से 118 और 111 में निश्चित रूप से आप गलती करेंगे। 118 और 111 में, यानी अगले क्वेश्चन में निश्चित रूप से गलती करेंगे। फिलहाल इसका उत्तर दे दीजिए। हम क्वेश्चन दोनों लगातार पढ़ देते हैं। पहले कॉपी पे आप लिख लीजिए कि इसका उत्तर हमने ये दिया, अगले का उत्तर हमने ये दिया, फिर हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एक पहले 118 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश डैश के रूप में अनुमोदित करती है। पहला है त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा, दूसरा है अनिवार्य भाषा के रूप में, तीसरा है एकीकृत विकल्प, चौथा है द्वितीय भाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की किस रूप में अनुशंसा करती है। सेम क्वेश्चन देख रहे होंगे, शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के रूप में किस रूप, यहाँ डैश डैश इन्होंने कर दिया, अब वहीं सेम क्वेश्चन किस रूप में, लेकिन ऑप्शन अलग। माध्यमिक स्तर पे एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, दूसरा है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, तीसरा है शिक्षा में भाषा नीति के अंतर्गत द्वितीय भाषा के रूप में, चौथा है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 118 और 111 में लिख लिया आपने। अब मैं बताता हूँ, मिला लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में अनुमोदित करती है। शास्त्रीय भाषा को किस रूप में, को त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में। त्रिभाषा सूत्र में क्या लगा है, एक भाषा लगा है, जिसके कारण ये सही हो गया है। ये क्यों गलत है, एक अतिरिक्त विकल्प, बाकी सब तो ऐसे काट दीजिएगा, अनिवार्य कह दिया, ये द्वितीय भाषा, ये दोनों कैसे हट गया, लेकिन ये क्यों गलत है। ये सही हो सकता था, लेकिन एक अतिरिक्त विकल्प वहाँ सही होगा जहाँ पे माध्यमिक लिखा होगा। माध्यमिक के साथ एक अतिरिक्त विकल्प कब, प्राथमिक में, प्रारंभिक में, या बुनियादी में, कब कह रहे हैं, या मिडिल में कह रहे हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ रहता माध्यमिक स्तर पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता। त्रिभाषा सूत्र कब गलत हो जाता, अगर एक भाषा के जगह पे ये विकल्प लिख देते, एक भाषा के जगह पे क्या लिख देते, विकल्प लिख देते, कोई ये गलत हो जाता। कोई 118 का करेक्ट आंसर कौन सा आपको मिला, निश्चित रूप से एक पे जाइएगा। त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में अनुमोदित करती है शास्त्रीय भाषा को। अगला क्वेश्चन का आंसर याद हो गया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की किस रूप में अनुशंसा करती है। जाहिर सी बात है, ये करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पे एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में किस स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे। क्लियर होगा। ये क्यों गलत है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प आ गया, एक भाषा हमने दिखाया था ना आपको, एक भाषा, त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा, ये विकल्प लिख दिया, जिसके कारण ये गलत है, और ये हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की किस रूप में अनुशंसा करती है, तो माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। तो आप बताइए, दोनों का उत्तर आपने सही दिया था, कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ या नहीं, लिखिए जल्दी से, पता चल गया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जिन्होंने भी माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आंसर नहीं दिया है, वो आगे के क्वेश्चन में अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे, एक मार्क्स आप ना घटा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 50 में 50, मतलब जितना भी आंसर आया उतना, उसमें ये जो आंसर नहीं दिए होंगे वो आगे के इस तरह के प्रश्न आएंगे तो घटाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट हमने यहाँ क्लियर कर दिया। लेकिन एग्जाम में आया होता तो क्या करते, 2 क्वेश्चन एक जैसे आ जाते तो 2 माइनस में चले जाते। उसी तरह यहाँ से माइनस में लिख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 120, दोनों क्वेश्चन 120 है, तो घबराइएगा नहीं, 120 1 2 ऐसे करके लिख दीजिएगा आंसर में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में 2020 डैश डैश के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। कौन समर्थन करती है बताइए। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा की जगह पे इन्होंने क्या लगा दिया है, विदेशी भाषा। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ लगा, इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, जल्दी बताइए, आपके पास भी समय नहीं है, जल्दी। चलिए उत्तर दिया आपने, अब इसका करेक्ट आंसर देखिए कैसे निकलता है। विदेशी भाषा लिखे, शास्त्रीय भाषा लिखे, कुछ भी लिखे, कुछ भी नहीं, मातृभाषा वगैरह के बारे में लिखे तो सतर्क से विदेशी भाषा लिखे या शास्त्रीय भाषा लिखे, किसके साथ जाना है बाबू, इनके साथ जाना है। सेकेंडरी स्तर पे अतिरिक्त विकल्प, सेकेंडरी किसको कहते हैं, माध्यमिक को कहते हैं। माध्यमिक हिंदी में
अंग्रेजी में सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन का समर्थन करती है कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? माध्यमिक स्तर पे, सेम वही, मिडिल की जगह माध्यमिक आ गया, सॉरी सेकेंडरी, मिडिल मत याद रखिएगा। मिडिल किसको कहते हैं याद रखिएगा, मुंह से निकल गया मिडिल, तो मिडिल को मत टिक कर दीजिएगा। मिडिल किसको कहते हैं? 6 to 8 को, 6 to 8 को मिडिल कहते हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा बाबू, पहले ही हमने बताया है, मुंह से निकल गया तो इसका मतलब मार मत दीजिएगा। मिडिल इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी या माध्यमिक। थोड़ा भी कंसेप्ट इधर उधर हुआ कि फिर घूमने लगेंगे आप। हम थे 120 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा की अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो माध्यमिक स्तर पे एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, जिसके कारण ये सही है। और सेकेंडरी स्तर पे, दोनों एक ही ऑप्शन है, सेकेंडरी कहा जाए या माध्यमिक कहा जाए। 9 से स्टार्ट होता है, सेकेंडरी हो या माध्यमिक हो 9 से स्टार्ट होता है। अब मिडिल जब शब्द कहेंगे को समझ जाइए किस कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से 8 तक। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए जल्दी। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर एक भाषा, मिडिल स्तर पर अतिरिक्त विकल्प, या तीसरा माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। सेम क्वेश्चन सेम उत्तर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आ जाइए इसके साथ। विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र वगैरह के वो गलत हो गए, एक विकल्प ही मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए। तो माध्यमिक स्तर वाला क्या हो गया? सही होगा, माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में। वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन 10 तरीके से एक ही क्वेश्चन हर बार पूछा गया, इसलिए हमने लगातार डाला कि देखिए कितनी बार पूछा गया एक ही क्वेश्चन। ये नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे? सब कुछ पढ़ते रहिए, यही नहीं जाना तो क्या जाना है? 2-3 नंबर क्या, बहुत सारे कंसेप्ट है। आज देखिए ना कितना मजा आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? इसमें बताइए। 3 जो ऑप्शन होंगे एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वो अलग होगा, उसको देख के ही आप टिक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जरूर अंग्रेजी वगैरह का बात होगा, क्योंकि हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में अंग्रेजी से कहते हैं अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो। पहला अंग्रेजी मीडियम पढ़ाएंगे, पहला कक्षा से डलवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। पता चलता है आगे चल के बोधू बन जाता है, चश्मा उश्मा लग जाता है। कुछ पूछो तो सोचेगा आधा घंटा, तब उत्तर देगा, बोलेगा इंग्लिश में, बोलेगा, बातचीत करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन उसका दिमाग है ना खुला हुआ नहीं रहेगा। हम नहीं कहते, हो सकता है बहुत ब्रिलियंट हो, मेरा मतलब अंदर से आवाज़ आ रही है। चलिए क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा होगा? तो विदेशी माध्यमिक स्तर पे विदेशी भाषा का, माध्यमिक स्तर पे शास्त्रीय भाषा का, बुनियादी वर्षों में माध्यम कौन सा? मातृभाषा, घर की भाषा, स्थानीय भाषा। ये सही है ना? हमने बोला ना कि जो वहाँ का स्थानीय भाषा, जो घर की भाषा है, जो मातृभाषा है, जो बच्चों का भाषा है, उसमें पढ़ाइएगा तो बच्चा समझेगा और अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाएगा, बोलेगा, उसे लगेगा कि हम घर ही पे हैं और अच्छे से बात करेगा। रोकना नहीं है, स्वतंत्र रूप से छोड़ना है बच्चे को। यही तो है निमाली आपका, यही तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये जब 3 सही हो गए तो बच गया क्या? अंग्रेजी वाला ऑप्शन। केवल देखना है और क्या करना है बाबू, टिक करना है, 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसकी अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं करती है। अब हम आपसे कहेंगे नहीं कि टिक कीजिए, इसका आंसर बताइए, उतना टाइम नहीं है हमें। आप क्वेश्चन देखिए, खुद से टिक करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षा के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या इसमें सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना काफ़ी है आपको एक आंसर देने के लिए। मिला कहीं अंग्रेजी वगैरह चाहे कुछ भी? जी हाँ मिल गया, यहाँ पर टिक किया, आगे बढ़ेंगे। यह है क्या? बुनियादी स्तर से लेकर आगे तक निर्देश की भाषा यानी माध्यम जो है वो किस रूप में है? अंग्रेजी के रूप में हो, जो ऑप्शन गलत है उसका मातृभाषा होना चाहिए। वैसे पढ़ लीजिए जो ऑप्शन इसमें सही है। माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा, माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा, अगला जो है निर्देश की भाषा यानी माध्यम जो है स्टार्टिंग में कक्षा 5, देखिए यहाँ लिखा भी है माध्यम के रूप में कक्षा 5 और संभवतः कक्षा 8 तक कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा या घर की भाषा। ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि संभवतः मतलब 5 तक तो रहेगा, कक्षा 5 तक तो रहेगा कौन सा भाषा? आपका मातृभाषा या घर की भाषा या स्थानीय भाषा। लेकिन अगर संभवतः हो सके तो कक्षा 8 तक कौन सा भाषा रहेगा? मातृभाषा या घर की भाषा होगा, निर्देश की भाषा हो या माध्यम हो जो
वो ये ही होना चाहिए, कक्षा 8 तक संभवतः मातृभाषा या घर की भाषा होना चाहिए। क्लियर हो गया। इसीलिए तो आगे कहता है माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा, माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा। अगला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर से लेकर आगे तक की निर्देश की भाषा यानी माध्यम के रूप में, सॉरी ऑप्शन नहीं पढ़े, हम कहीं समझे कि कहाँ से आएगा, इसको हटा दिया हमने, ऑप्शन नहीं पढ़ रहे थे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना चाहिए। कौन सा है? हिंदी को क्या स्थान दिया गया? जल्दी कमेंट सेक्शन में, हिंदी को क्या स्थान दिया गया है? न्यायालय की भाषा है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय भाषा है? राष्ट्रीय भाषा पे बहुत लोग खुश होकर टिक कर रहे थे। याद रखिएगा, राष्ट्रीय भाषा नहीं होता है, इसे काट दीजिएगा, राजभाषा होता है। क्या होता है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय भाषा को क्या करना है? काट देना है। शिक्षा के माध्यम की भाषा काट देना है। जो बच गया करेक्ट आंसर, कार्यालयी भाषा स्थान दिया गया है। क्या स्थान दिया गया? कार्यालयी भाषा स्थान दिया गया है। अब बोलेंगे कि सर आप तो कह रहे थे राजभाषा, तो ये भी याद रख लीजिए, राजभाषा कहा जाता है। आएगा ऑप्शन, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें हमने रखा नहीं क्योंकि यही एक क्वेश्चन काफ़ी है, उसको भी आएगा तो टिक कर दीजिएगा। राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं। राष्ट्रीय भाषा आएगा ऑप्शन, काट देना है, राजभाषा। चलिए अगला प्यारा सा क्वेश्चन, इसका उत्तर निश्चित रूप से जानते होंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, निश्चित रूप से आपको पता होगा। ये नहीं पता तो क्या पता होगा? पता ही होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? कितनी भाषाएं? जी हाँ, बिल्कुल, जो कमेंट सेक्शन में आपने बताया वो करेक्ट ही होगा। 22 भाषाएं। कौन कौन सी हैं याद कर लीजिए। इसमें 2 चीज़ याद कर लीजिएगा, राजस्थानी नहीं होगा, भोजपुरी नहीं होगा, बाकी लगभग आपको मिलता जुलता मिल जाएगा। राजस्थानी, भोजपुरी आएगा ऑप्शन में, को टिक कर दीजिएगा कि ये आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या नहीं है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं नहीं है। ठीक है, क्लियर। वैसे पढ़ लीजिए एक बार, हो सकता है और भी नहीं होंगे, मुझे उतना थोड़ी ही याद है, याद कर लीजिए आप। लेकिन ये राजस्थान वाला तो पूछा था, मुझे लग रहा है राजस्थानी वाला, और भोजपुरी इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, एक बार डाल देना चाहिए भोजपुरी को भी। हो सकता है सोच रहे होंगे झगड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कौन कौन से है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है, चिंता मत कीजिए। कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। क्लियर हो गया? हिंदी भी है, सब है, हिंदी तो रहेगा ही। अब अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय बोली से संबंधित प्रश्न है। इसका ऑप्शन है क्षेत्रीय बोली है डैश डैश। ऑप्शन है क्षेत्र की भाषा की वाक् विशेषताएं, देश अथवा राज्य की भाषा, क्षेत्र की लिपि के साथ भाषा, क्षेत्र के लिखित भाषा तथा साहित्य। अब बोली जो होता है ना, क्षेत्रीय बोली, जिस क्षेत्र में जो बोला जाता है वही क्षेत्रीय बोली एक तरह से कहा जा सकता है। और भी इसका बड़ा सा डिफिनीशन है, लेकिन छोड़िए उसे को। क्षेत्रीय जो बोली होता है वो क्या है? देश अथवा राज्य की भाषा तो नहीं हो सकता, किसी एक क्षेत्र के द्वारा बोला जाने वाला होगा वो, तो ये हो गया खत्म। क्षेत्र की लिपि वगैरह का चर्चा है, को लिपि वगैरह क्षेत्रीय बोली का, तो ये अलग चीज़ हो जाएगा, ये भी खत्म। क्षेत्र की लिखित और फिर लिखित भाषा साहित्य वगैरह की चर्चा है, तो ये खत्म। कुछ क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषता है, क्षेत्रीय बोली है क्षेत्र की भाषा की वाक में जो बातचीत होता है, बात करने वाला, वो विशेषताएं हैं। वही क्षेत्र की भाषा की वाक, जो क्षेत्र की भाषा की बोला जाता है वो। यही 106 का 1 नंबर आंसर जिन्होंने दिया होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है? बताइए, ध्यान से प्रश्न पढ़िए और ऑप्शन बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है? प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा, यानी द्वितीय भाषा जब अधिगम करते हैं, सीखते हैं, उसके बारे में सत्य है। बताइए क्या ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन 4 है आपके, 4 में से एक सही है, बताइए कौन सा? पहला है द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है, तो ये हो जाएगा गलत। किसी चीज़ का रुकावट वगैरह नहीं करती है। कोई भी भाषा अगर आप सीखे हुए हैं तो हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करती है, हमेशा सहायता करती है, हमेशा ये करती है वो करती है, मतलब फायदेमंद वाला, आदर सत्कार वाला जो ऑप्शन होगा, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। नीचे से चलते हैं। एक समय में अनेक भाषाएं सीखना संभव नहीं है, अभी तो हमने पढ़ा था ऊपर में। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप वाला 2 ऑप्शन एक जैसे, तीनों काटा, जो बच गया करेक्ट आंसर। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है, क्या करती है? सहायता करती है।
अगला क्वेश्चन, भारत के विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? जो भाषा नीति है उसको किस नाम से जाना जाता है जो भारत के विद्यालयी शिक्षा में है? तो आपने देखा होगा कि जब आप एडमिशन वगैरह करा रहे होंगे 9th 10th 11th जब भी, तो वहाँ पे मतलब जब रजिस्ट्रेशन वगैरह जब भी जो होता है तो वहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के लिए दिया जाता होगा, तो वहाँ पे आप कहते होंगे कि नहीं एक ये भाषा लेना है, एक ये भाषा लेना है, मतलब ये कौन भाषा लेना है। तो इस जो भाषा नीति है, इस नीति को किस नाम से जाना जाता है बताइए? 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही सही है। कार्यालयी भाषा नीति, बहुभाषा शिक्षा, मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षक, ये बहुभाषी वाला तो गलत हो गया। जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें से एक करेक्ट होगा, कौन सा होगा? कुछ जाहिर सी बात है, हमने अभी बताया था त्रिभाषा सूत्र, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा सा घुमा के, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को डैश डैश रूप से जानते हैं। भाषा को शिक्षा नीति में भाषा को डैश डैश रूप से जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? कोई ये होगा करेक्ट आंसर, बताइए कौन सा जल्दी से? त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है? मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है? 4 ऑप्शन, चारों में से एक ऑप्शन सही, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। तो ये तो अभी मेरे ख्याल से ऊपर में क्वेश्चन था, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी जवाब दिया होगा ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल सही है। बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मातृभाषा, उसके बाद आगे कम से कम 2 भाषाएं क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा जब मतलब माध्यमिक वगैरह में जाते हैं तो 2 भाषा आपको चूज करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग मातृभाषा पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे क्या करते हैं? 2 भाषाएं चूज करते हैं। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। बाकी सब किसी एक भाषा को इंडिकेट करते हुए कहेगा, वो कट के हटा देना है। ये क्या 2-3 भाषा को कह रहा है। इसके बाद आगे, इसीलिए तो इसको कहा गया त्रिसूत्र फॉर्मूला। अगला चलते हैं। अब ये आपका जो भी शिक्षा नीति से संबंधित जो आ रहा था, शिक्षा नीति क्या आपका किससे आ रहा था प्रश्न? ये जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक शॉर्ट नेम है अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में इसे फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? दोनों बताइएगा, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं कि पूछ देगा एनईपी फुल फॉर्म क्या है तो पता चलेगा। हिंदी में तो दे दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, नहीं कि पूछ देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बताइए शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? एनईपी कहते हैं क्या? शायद हमको याद आ रहा है, शायद एनईपी 2020 कहते हैं, लेकिन फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, ये 116 नंबर आपके सामने। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए 3 प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। यह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा ऑप्शन। टिक कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। इसमें हम नहीं बताएंगे कुछ भी, बताइए। 4 ऑप्शन है, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता। शॉर्ट में ये भी पूछेगा ऐसे रहो, ये भी पूछ देगा BICS का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए हिंदी में क्या लिखा गया। CALP का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए हिंदी में क्या लिखा हुआ, पूछेगा फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट सेक्शन में लिखिए अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है। BICS, CALP क्या होता है? ये मतलब मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन आएगा टिक कर दीजिएगा, लेकिन फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कुछ क्वेश्चन तो मैं छोड़ूंगा, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, इसलिए फुल फॉर्म तो लिख दूंगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक और फुल फॉर्म आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ता हूँ, बड़ा पूछा जा रहा है। LED, LED का मतलब क्या होता है? वैसे आप कहिएगा LED सर नहीं ना कर रहे हैं, बल्ब जो होता है। थोड़ा सा मैं इसमें हिंट्स देता हूँ। L फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। D फॉर डिवाइस, A फॉर क्या? पूरा फुल फॉर्म लिखिए कमेंट सेक्शन में, LED। चलिए इसका उत्तर बताइए, मिल गया होगा उत्तर? देखिए नहीं उत्तर मिला होगा, चाहे मिला होगा, जो भी कमेंट सेक्शन में आपने लिखा है। अब हम इसका उत्तर बताते हैं क्या। जब भी बातचीत का चर्चा है, बातचीत बातचीत बातचीत, जब भी बातचीत आएगा तो समझ जाइएगा क्या है, संप्रेषण हो रहा है। C मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स मतलब CS का 2 ठो मैं बता देता हूँ। CS मतलब क्या है? कम्युनिकेशन स्किल।
कौशल। तो सी एस तो सी मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स होता है बातचीत। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, फिर चाहे मैंने किसी से बातचीत किया, अभी बातचीत कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो सुन रहा है, फिर वो कुछ बोला, फिर मेरे पास उसका उत्तर आया, तो ये एक रिस्पॉन्स पूरा क्रिएट हुआ कि हमने बोला, हिंदी में बोला, आपने हिंदी में सुन लिया, समझ के मुझे उत्तर मिल गया, यानी रिसीव भी मैंने कर लिया मैसेज। तो इसे हम कहते हैं एक कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन किया जिस वो पूरा भी सर्कल भी पूरा हो गया कि हमें उसका उत्तर भी मिल गया। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं। बातचीत मिलेगा तो समझ जाइए क्या होगा, वो सी एस होगा, लास्ट में सी एस होगा। कंप्यूटर साइंस नहीं, सी एस होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा या संप्रेषण होगा, बातचीत। देखिएगा जब भी यहाँ ऑप्शन मिलेगा ना, बातचीत होगा। फ़ोन पे बात करें, जैसे भी बात करें, बस किसी टॉपिक पे चर्चा हो रहा है यानी बातचीत हो रहा है, समझिए क्या हो जाएगा, संप्रेषणात्मक कौशल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। और जब प्रयोग, चले उस पर क्वेश्चन आता है तो फिर मैं इसको भी बता देता हूँ। ठीक है, दोनों क्लियर हो जाएगा। यहाँ शब्द से ही पकड़ लीजिएगा, उच्च भाषा ही निपुणता। जब भाषा पे पकड़ हो जाए, निपुण हो जाए, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। दिखाते हैं आपको, अगला क्वेश्चन वही रखा है हमने। सना और इरफान दूरभाष पर अपने सप्ताह अंत की योजना पर चर्चा करते हैं। दूरभाष पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं। पूरा क्लियर हो गया आपको। दूरभाष पे क्या कर रहे हैं, यानी फ़ोन पे हैं। फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, सप्ताह अंत के बारे में योजना पर चर्चा कर रहे हैं, यानी क्लियर समझ जाइए कि बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं यानी कौन सा हो जाएगा, अभी हमने बताया कौन सा होगा, कम्युनिकेशन स्किल, यानी सी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सी एस हो जाएगा। संप्रेषणात्मक हिंदी में मिल जाएगा। तो जहाँ सी एस है तो 1 नंबर जो ऑप्शन होगा, अब टिक नहीं किए हैं यहाँ पे, अभी मत समझ जाइए कि सर टिक कर दिए, मतलब यहाँ लिखा हुआ था वो। तो 1 नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 1 नंबर ये हो जाएगा, BICS। क्लियर हो गया। दूसरा पढ़िए। रोहन दी गई सामग्री को पढ़ता है। रोहन दी गई सामग्री को क्या करता है, पढ़ता है, और कहानी के मुख्य विचार का सारांशीकरण करता है। यानी दूसरा जो होता है ना, दूसरा मतलब समझिए कि उसके बारे में निपुण हो गया है, परिपूर्ण हो गया है। अब क्या करेगा, पूरी पाठ्य सामग्री को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद कहानी का विचार का सारांश कर देगा, यानी पूरा चीज़ लेके ना एक छोटा रूप में वो ये कर रहा है। तो ये क्या होता है ना, इसको कहते हैं CALP। CALP LP जब भी हो जाएगा तो समझिएगा उसका प्रयोग कैसे कर रहा है, तो LP का प्रयोग कर रहा है भाषाई निपुणता के रूप में। किसके रूप में, भाषाई निपुणता के रूप में। भाषाई निपुणता यहाँ लिखा भी है, संज्ञानात्मक या एकात्मिक भाषाई निपुणता, CALP। फुल फॉर्म आपको लिखना, हम नहीं बताएंगे अंग्रेजी में। को बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल और संज्ञानात्मक एकात्मिक भाषाई निपुणता, CALP, इन 2 भाषाओं कौशलों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थिति कौन सी है। तो समझ जाइए, रोहन की दी गई पाठ्य सामग्री को पढ़ता है, जो भी पाठ्य सामग्री को क्या करेगा, पढ़ता है, फिर कहानी के मुख्य विचार का सारांशीकरण करता है। तो ये क्या है, CALP है। अगला क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर आपका मेरे ख्याल से यही ठीक हो जाएगा, 2। ठीक, मेरे ख्याल से क्या वही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, उत्तर दीजिएगा। शीला भाषा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां कराती है, पता कीजिए इनमें से कौन सी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल यानी BICS है, तथा कौन सा एक ज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता यानी CALP है। अब ये कहिएगा सर इतना सारा क्वेश्चन कहाँ से लाए, ये तो हम आज तक पढ़े ही नहीं थे, प्रीवियस ईयर के हैं और ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो इसमें कौन कौन से हैं, 2 आपके सामने ऑप्शन है, दोनों बताइए क्या है। पहला है, वो अपने मित्रों के साथ संवाद करती है तथा उनके साथ अंग्रेजी में बातचीत करती है। अब यहाँ पे जब भी देखिएगा सर संवाद है, बातचीत है, सर टिक किसको करना है, वही चल रही है सर कम्युनिकेशन स्किल पे, CS के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ। वही कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे बहुत बात करते हैं ना बहुत ज़्यादा पास हो गए हैं इसलिए बातचीत करते हैं। को ये हो गया, CS के साथ हम चले गए, यानी BICS के साथ जाएंगे हम, यानी ये ऑप्शन क्या होगा बाबू, BICS। ये ऑप्शन कहाँ है, BICS, यहाँ पे BICS, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। चलिए देखते हैं 4 होगा कि ये होगा। BICS पहला होगा, ये क्लियर हो गया, CS। दूसरा, अपने भौतिक विज्ञान की कक्षा में नोट्स लेती है तथा प्रयोगों की रिपोर्ट लिखती है। अब वही आ गया लिखने वाला बात, तो जब भी लिखने वाला बात आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, निपुण हो जाए, निपुणता आ जाए, वो हो जाएगा। तो निपुणता कौन हो जाएगा आपका, निपुणता हो जाएगा आपका CALP। ठीक है।
क्लियर। यहाँ पे भी देखिएगा कि सेम है, लिखता है वो, सारांशीकरण करता है। अगले क्वेश्चन पे ये हाँ रिपोर्ट लिखती है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, चिंता मत कीजिए। 106 नंबर क्वेश्चन, रमेश और सुरेश दोपहर के भोजन के समय आपस में अंग्रेजी में उन सब कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने पहले पढ़ लीजिए, पहले दिन घर किए थे। बातचीत करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, बातचीत करते हैं, कहाँ गया, उन कामों के बारे में बात कर रहे हैं यानी क्या हो जाएगा बाबू, BICS। चलिए दूसरा स्थिति, सुनयना विज्ञान की कक्षा के लिए प्रयोगों के बारे में विस्तार से टिप्पणी लिखती है। ये टिप्पणी पढ़ लीजिएगा, टिप्पणी लिखती है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका ये सर क्लैप कर दीजिए सर, क्लैप LP कर दीजिए सर, LP वही LP। तो पहला क्या हो गया ऑप्शन आपका, पहला हो गया ये 4 नंबर भी हो जाएगा, BICS कंप्यूटर साइंस पहले, क्योंकि वो बातचीत करते हैं और लिखने वाला काम करते हैं, LP वाला करते हैं सर, LP सर। एक आपने कॉमेडी भी सुना होगा सर, MP सर, उसी तरह ये आ जाते हैं LP सर। कौन सा हो जाएगा, LP, लिखने वाला काम कर रहे हैं। L फॉर लिखना, P फॉर पढ़ के लिखना, यही होगा क्या, यानी पहले हमने देखा होगा फिर लिखना शुरू किया है, LP सर। चलिए जैसे भी हो याद कर लीजिएगा, आएगा क्वेश्चन ठोक दीजिएगा, आंसर सही होना चाहिए। एक और आ रहा है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, टॉप डाउन युक्ति, बॉटम अप युक्ति। टॉप डाउन क्या होता है ना, मैं बता दूं कि आंसर दीजिएगा, पहला का आंसर दे दीजिए, इसी में से तीन में से, हाँ इसी में से आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, चिंता मत कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा, नया चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें और भी इसमें जोड़ा जा सकता था, लेकिन शॉर्ट में था तो थोड़ा 50 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। और 2-3 क्वेश्चन इसलिए मैंने डाले हैं ना कि ताकि आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए, और ये भी आपको पता चले सर ये तो बार बार पूछा है, जी हाँ बार बार पूछा है इसलिए डाला गया। हो गया, लिख दिया आपने आंसर। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए 2 पन्नों का एक लेख पढ़ता है और इसके बारे में अपने मित्र को बताता है। पठन की इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, पठन की इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। अच्छा सा प्रश्न है। अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे में टॉप डाउन को ना 2 नाम से और जाना जाता है। एक तो होता है टॉप मतलब शीर्ष को शीर्षपाद के नाम से जाना जाता है, या अधोमुखी, अधो समझिएगा, अधो या शीर्षपाद, ये टॉप डाउन को ही कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। लिखना है तो लिख लीजिए, शीर्षपाद या अधो शब्द मिलेगा तो बॉटम अप का नीचे बताएंगे, क्योंकि इसका उत्तर क्या है, टॉप डाउन है। इसमें होता क्या है, वो कंसेप्ट इतना ही याद रखिएगा कि पूरा चीज़ लेके चलता है। ये क्या करता है, पूरा चीज़ लेके चलता है, और पूर्व ज्ञान से ना, या उस पूर्वी ज्ञान से छोड़िए, ज़्यादा कंसेप्ट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पूर्व ज्ञान से ये एक तरह से जोड़ा गया, यानी जो भी आपने सीखा ना उसी का निचोड़ लिखिएगा, जो भी आपने किया ना उसी का निचोड़। जैसे यहाँ पे श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पन्नों का एक लेख पढ़ता है। पूरी बात समझने के लिए क्या करता है, पूरे 2 पन्नों का एक लेख पढ़ता है। पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पन्नों का, यानी पूरा चीज़ एक बार वो क्या करता है, पढ़ता है। पूरा काम करने के लिए ये करता है, पूरा चीज़ ये करने के लिए ये करता है, पूरा ये करने के लिए ये करता है। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। किसके साथ जाइएगा, टॉप मीन्स पूरा, टॉप मीन्स क्या होता है, ऊपर जो रहता है वो टॉप वही ना होता। उसके बाद नीचे आएगा, तो नीचे में आके क्या कह रहे हैं, इसके बारे में अपने मित्र को बताता है। तो पठन के इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, को टॉप डाउन युक्ति के रूप में जाना जाता है। टॉप डाउन युक्ति के रूप, पूरा पढ़ लिया, पूरा कंसेप्ट वगैरह पूरा ये हो गया। उसके बाद मित्र के बारे में आगे बता दिया, तो ये टॉप डाउन युक्ति है। ये क्या है, टॉप डाउन। ठीक, इसका उल्टा होता है बॉटम अप, छोटा पॉइंट लेके आगे बढ़ना है, छोटा पॉइंट आएगा क्वेश्चन तो हम आपको बता देते हैं। इसका 2 नाम और बताया हमने, अधो या शीर्षपाद। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित, एक शिक्षार्थी विमर्श के किसी विषय को सुनते समय उस पर स्कीमा सृजित करने के लिए मुख्य बिंदुओं का इस्तेमाल करती है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, किसी विषय को सुनते समय, एक शिक्षार्थी विमर्श के किसी विषय को सुनते समय उस पर स्कीमा सृजित करने के लिए मुख्य बिंदुओं का इस्तेमाल करती है और निष्कर्ष निकालती है।
और क्या करती है, निष्कर्ष को मुख्य बिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है, मुख्य बिंदु का क्या कर रही है, इस्तेमाल कर रही है और निष्कर्ष निकालती है। यह श्रवण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका 4 नंबर बॉटम अप युक्ति का। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कभी भी पूरा पढ़ा उसने और उसका उपयोग किया जा रहा है, पूरा का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है ना। मुख्य बिंदु का इन्होंने इस्तेमाल किया, मुख्य बिंदु का जो पॉइंट था उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। हमने बताया कि छोटा छोटा चीज़ यूज होगा तो वो हो जाएगा बॉटम अप युक्तियाँ। क्या हो जाएगा, बॉटम अप युक्तियाँ। आगे क्वेश्चन है उसका हिंदी में भी हमने लिखा है, यही तो लिखा गया, देखिए टॉप डाउन का क्या लिखा है, शीर्षपाद उपागम। अब बॉटम अप का लिखा गया है, ये ऐसे लिखाएगा उ और ये होगा ध अध ध, अब व पे से र, उधरगामी, ये लिखाएगा बॉटम अप उधरगामी उपागम। ठीक है, बॉटम अप याद रखिएगा, ये भी नाम याद रखिएगा। ध व पे ऐसे र है, व पे क्या है, ऐसे र है, ये नीचे में आ गया है, चलिए उसे कोई बात नहीं, आप याद रखिए। प्रश्न पढ़ लीजिए। एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुत लेख करवाती है। अब 10 वाक्य आ जाए, दो आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, फिर उसी का श्रुत लेख वगैरह करवाना क्या हो जाएगा, टॉप डाउन हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, देखना है, टिक करना है, लेकिन पढ़ लीजिए पूरा, कुछ और क्वेश्चन आगे हो सकता है पूछ दे। एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुत लेख करवाती है। वह अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती है, और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है, और सुनकर उसी अनुच्छेद को लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है। याद रखिएगा, अनुच्छेद को हूबहू लिखना हो तो हो जाएगा आपका कौन सा, बॉटम अप हो जाएगा। बॉटम अप क्या हो जाएगा, बॉटम अप इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, जो परेशानी वाला ऑप्शन जो हम लोग काटते थे नेगेटिव में, वही बॉटम अप है। को हूबहू लिखना, को हूबहू लिखेगा तो बॉटम अप हो जाएगा, को उधरगामी उपागम हो जाएगा। तो याद रखिएगा हूबहू नहीं लिखना है, ये पॉइंट मुझे याद आ गया तो हमने बता दिया। को उन्हें अनुच्छेद का सार या मुख्य बिंदु ग्रहण करना है, अनुच्छेद का सार या मुख्य बिंदु ग्रहण करना है। अध्यापक यहाँ पे श्रवण शिक्षण की कौन सी युक्ति अपना रही है, तो यहाँ पे कौन सा शिक्षण युक्ति अपना रही है, तो शीर्ष पाद उपागम यानी टॉप डाउन उपागम या अधोगामी उपागम अपना रही है। याद रखिएगा, अधोगामी, टॉप डाउन या शीर्षपाद उपागम बढ़िया होता है। इस पे कंसेप्ट वगैरह सब समझ लीजिए, फिर लिखिए उसका। इससे क्या होता है ना, एक सृजन का चाहे एक बोध का, अब हूबहू उतारने लगेंगे तो खराब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 2 श्रवण कौशल की उधर्वमुखी। अब देखिए यहाँ पे आया नहीं, ये हमने लिखा था उधर्वमुखी, ताकि अब तक पता चल जाए। ये ऊ ऐसे, आधा ध, व पैसे र, मुखी, यही ऐसे लिखाया जाएगा। ठीक है, ये हमने लिखा था कुर्सी दिए हुए, लेकिन नहीं उठाया फॉन्ट यहाँ पे। को 2 श्रवण कौशल की उधरमुखी रणनीतियाँ हैं, कौन कौन से, ये श्रवण कौशल है, सुन के जो कार्य होते हैं वो। तो उधरमुखी कौन सा है, तो पहला है, कौन सा है ये आपको बताना है। 2 ही ऑप्शन सही होंगे, कुछ 4 में से 2 ऑप्शन कौन कौन से सही हो सकते हैं। पहला, शब्द तथा वाक्यांश को पहचानना, तो ये आप लीजिएगा, को निगेटिव सेंस में चला जाएगा, को निगेटिव सेंस में चल जाएगा, बिल्कुल वो सही हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखने, प्रक्रिया के समय क्या करना, निवेश को बनाए रखना। ये बिल्कुल 2 ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखने, दोनों ऑप्शन जिसमें होंगे वो सही हो जाएगा। 1 डी, उधरमुखी रणनीतियाँ। 2 क्यों नहीं हो सकता है, विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करना, थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। रूपरेखा जो भी तैयार करना है उसके लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करना, जो भी रूप, तो जाहिर सी बात है पूरा रूपरेखा जानना पड़ेगा, तभी तो उसका मुख्य शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये हो गया करेक्ट। इसके बाद जो है विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, जो भी विषय की तैयारी है उसका अनुमान लगाने का पूरा चीज़, जाहिर सी बात है ये प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो ये करेक्ट आंसर है। सकारात्मक शब्द हैं प्रयोग करना या अनुमान लगाना, को सकारात्मक के साथ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, और इसमें तो दिया गया आपका हो जाएगा टॉप डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 118 था, जिनका भी सही था ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हमने इसी से संबंधित रखा है। कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है, 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह, देखिए यहाँ पे इन्होंने कर दिया, ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती हैं। यह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करे, ठीक उसी तरह लिखने के लिए जब कहेगी तो कौन सा हो जाएगा बाबू, अधोमुखी युक्ति नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका उधरमुखी युक्ति हो जाएगा। ठीक है, आधा ध इसमें लिखा हुआ रहेगा, आधा ध, उधरमुखी
युक्ति कहलाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरह ठीक लिखने के लिए अगर 5 वाक्य पढ़ाती लेकिन फिर हूबहू लिखने के लिए कहती है, कोई ये हो गया उधरमुखी युक्ति, जो खराब होता है सेंस में। अगला क्वेश्चन, इस गतिविधि को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में बांटकर प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया जाता है। अब एक चरित्र देने की बात कहा जाए तो 2 ही ऑप्शन आपके सामने आते हैं, एक तो या तो नाटक होगा, नहीं तो रोल प्ले होगा। तो अगर नाटक कब होता है, रोल प्ले कब होता है, दोनों में अंतर क्या है ये जानना मुख्य है। नाटक का क्या होता है ना, स्क्रिप्ट होता है, उसी स्क्रिप्ट के अनुसार बच्चों को चाहे जो भी पात्र होता है उसको चलना होता है कि स्क्रिप्ट के अनुसार। लेकिन जो रोल प्ले होता है ना, किसी भी रूप में है वो, मतलब उसके बाद समझिए कि रोल प्ले कर रहा हो, जो जैसे कर रहा है वैसे कर सकता है, वो सारी चीज़। तो ये जो इसमें है किसी स्क्रिप्ट वगैरह का प्रश्न में चर्चा नहीं है, तो जाहिर सी बात ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोल प्ले हो जाएगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने रोल प्ले आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। बाकी सब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, किसी को भेजिएगा ये सारे क्वेश्चन तो पता चलेगा उन्हें कि क्या उनसे बन पा रहा है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है और उन्हें एक उदाहरण या कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। अब याद रखिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो मदद करना यानी सहायता करना, यानी उसी तरीके का जैसा प्रश्न है उसी में आंसर छुपा हुआ रहा है, उसी से संबंधित ऑप्शन सही किया जा रहा है। जैसे 110 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ठीक है, निवेश समृद्ध परिवेश है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, निवेश समृद्ध परिवेश है। निवेश क्या होता है? निवेश अगर जनरल भाषा में कहा जाए तो निवेश मीन्स हो गया, जैसे मैं निवेश को अंग्रेजी में इन्वेस्ट कहते हैं। तो इन्वेस्ट किया आपने, कहीं उसका इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग किया, कहीं निवेश कर दिया, कहीं लगा दिया, एक तरह से उसी तरीके से ऑप्शन में ढूंढिएगा निवेश समृद्ध परिवेश, जहाँ पे आपने प्रयोग कर लिया हो, इस्तेमाल कर लिया, वही चीज़। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में देखिएगा तो 2 ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, बाकी सब तो हट जाएगा। ये 3 नंबर होगा, भाषा शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में। अभी इन्होंने एक शब्द डाल दिया, कक्षा कक्ष में भाषा के प्रयोग के लिए तैयार करना, तैयार करने की बात कहा गया, यहाँ इस्तेमाल की बात कहा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 108 का निवेश समृद्ध परिवेश है, शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना, लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 106 नंबर है। हम चाहेंगे इसका उत्तर आप खुद दें, इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होता है उस पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले स्टीफन क्रैसन का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं का है बोधगम्य निवेश। ये होता क्या है, तो एक कंसेप्ट और भी समझ लीजिए। एक होता है, मान लीजिए आई और +1 की चर्चा हो, यानी जो भी चीज़ें हैं उसके साथ हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया, यानी एक आगे बढ़ा दिया, यानी कुछ ऊंचे स्तर का भाषा वगैरह का अवसर देने की बात कहा गई, यानी जो अभी है उससे प्लस हमने 1 कर दिया, वही ये कंसेप्ट है बोधगम्य निवेश। जब भी आएगा ऑप्शन, ये संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जा रहा, आपके हिंदी में पूछा जा रहा, और जगह पूछा जा रहा, तो याद रखिएगा बोधगम्य निवेश होता क्या है। जिन्होंने भी आंसर दिया होगा 1 नंबर, वो बिल्कुल सही होगा। शिक्षार्थियों को उनके स्तर से कुछ ऊंचे स्तर की, हमने कहा +1, I+1, यानी +1 कर रहे हैं, यानी कुछ बढ़ा नहीं, यानी कुछ ऊंचे स्तर की भाषा का अवसर प्रदान करना, ये बिल्कुल सही करेक्ट है। ये बोधगम्य निवेश है। निवेश मतलब इन्वेस्ट करना, अवसर वगैरह प्रदान कर रही है, लेकिन बोधगम्य है और हमने नाम भी बता दिया, उनके हिसाब से है ये। और ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे भी 2-3 चीज़ें हमने डाला है, उसको पढ़ने के लिए हम आपको देंगे। फिलहाल एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने में कक्षा कक्ष में आवश्यक है? कौन सा होगा? शिक्षार्थियों के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्षा कक्ष में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो भाषा, निवेश वाला भी हमने पढ़ा है, साथ में पारस्परिक संवाद। क्या? पारस्परिक संवाद। जब भी पारस्परिक शब्द वगैरह आएंगे लगभग सही होते हुए आया है। और ये क्रिया मतलब क्रिया हो सकता है जब काम वगैरह का चर्चा है, क्रिया जब भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो ये पारस्परिक संवाद वगैरह हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। यह 2 व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, 2 व्यक्तियों का मध्य वार्तालाप है, यानी पारस्परिक वार्तालाप हो रहा है, क्रिया हो रहा है, और साथ में देखिए क्या है। इसे ध्यान से पढ़िए तथा इस बातचीत का उद्देश्य ढूंढिए। पहला व्यक्ति, हेलो आप कैसे हैं, आप वापिस आ गए, खुशी हुई। दूसरा, हेलो आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताएं। मैं अच्छा हूँ, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा व्यक्ति, पहले से बेहतर है, अब मैं काम
कर सकता हूँ। चार ऑप्शन में से कौन सा है? करेक्ट आंसर बताइए। व्यक्तिगत वार्तालाप, सूचनात्मक उद्देश्य, कार्य संपादन का उद्देश्य। तो बच जाएगा आपका एक ऑप्शन, वो होगा करेक्ट, पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य। कौन सा होगा? पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है? वह निवेश जो सूचना पर केंद्रित है। दूसरा है शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। तीसरा है निवेश में दिए गए अर्थ को भाषा में प्रयोग करना सीखना। कौन सा होगा? या चौथा हो जाएगा लिखना सीखने के लिए निवेश की संभवता। जाहिर सी बात है एक बच गया, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर, रूप उन्मुखी भाषा है ना, रूप उन्मुखी। तो शिक्षार्थी संपदा कमा उच्चारण और तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। व्याकरण की ये क्या करते हैं? समझ प्राप्त करते हैं रूप उन्मुखी के कारण। रूप मतलब क्या होता है? मतलब जैसे आपके रूप के बारे में, तो आपका जो भी आपका मतलब जो आपका व्याकरण है, उच्चारण है, संपदा, यानी जो आपका क्या कहते हैं रूप मीन्स क्या होगा? मतलब आपका जो डिजाइन बना हुआ है चेहरा वगैरह। उसी तरह इसमें शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। इसे रूप उन्मुखी भाषा निवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक मीन्स क्या होता है? जैसे उत्पादक करना, उत्पादक कितने तरीके से हो सकता है? मतलब एक तरह से कहा जाए, जब भी उत्पादक शब्द है, जाहिर सी बात है 2 तरीके से आप उत्पादन कर सकते हैं। एक तो लिख के उत्पादन आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बोल के उत्पादन कर सकते हैं। अभी हम बोल के भी उत्पादन कर रहे हैं, लिख के भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? उत्पादक शब्द संपदा है या उत्पादक शब्दावली है। करेक्ट आंसर ढूंढ लीजिए। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वही होंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से उत्पाद हो रहे हैं ना, यानी बाहर किससे निकल रहे? लेखन से, वाचन से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादक शब्दावली है वे शब्द जिन्हें हम सुनते और पढ़ते। खत्म हो गया। और इसमें भी देख लीजिए ऑप्शन नंबर शायद 4 है, वे शब्द जिन्हें हम बोलने और लिखने में प्रयोग करते। बोलने और लिखने में प्रयोग करते, वही होगा 106 का 4 नंबर। अगले क्वेश्चन पे 116, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन का उत्पादक उपागम है? एक प्रक्रिया उपागम, दूसरा लेखन का उत्पादक उपागम है। तो यहाँ पे देखा जाए को 2 ऑप्शन है। पहला 2 आपको और विकल्प दिए गए हैं, दोनों को देख के फिर 4 ऑप्शन में से कोई एक टिक करना होगा। पहला है इसमें ए नंबर, आप सभी जिस कक्षा में हैं उसे देखिए, अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं और व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करें। बहुत सारा कार्य इसमें दिया गया है, कोई प्रक्रिया हो जाएगा। सूचनाएं एकत्र करें, विचारों और बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए और अंतिम मसौदा लिखिए, उपयुक्त अनुच्छेद को शीर्षक दीजिए। ये सारे कार्य है, जाहिर सी बात है ये कौन सा प्रक्रिया उपागम हो जाएगा, ए नंबर। दूसरा देखिए, सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, उत्पाद उपागम कार्य है। उत्पाद उपागम कार्य है। देखिए यहाँ लिखा भी है कौन सा लेखन का उत्पादक उपागम है, तो वो हो जाएगा बी नंबर, उत्पाद उपागम, क्योंकि उस पर लिखना है सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। अगले पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? संकेत भाषा के संबंध में सही है ये बताना है। संसार में केवल के कारण ये खत्म। दूसरा, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा। एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो या तो नहीं वाला सही होगा, नहीं तो है वाला सही होगा, बाकी सब कट जाएंगे। तो इसमें से बताइए कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में? संकेत भाषा के, जाहिर सी बात है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। तो 107 नंबर का 3 नंबर आंसर सही। याद रखिएगा, संकेत भाषा के संबंध में सत्य है, तो संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संदर्भ में सही नहीं है? जाहिर सी बात है जो नहीं होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा नहीं। यहाँ पे देखिए, संकेत भाषा का प्राकृतिक भाषा है, बिल्कुल सही। संकेत भाषा की व्याकरण होती है, बिल्कुल सही। अब देखिए, संकेत भाषा के व्याकरण नहीं होती, तो ये और ये तो सही होगा ही। अब या तो होती है, नहीं तो नहीं होती है, तो इन्हीं में से कोई सही होगा। तो होती वाला सही हो जाएगा, सॉरी होती वाला बिल्कुल विकल्प सही है। तो यहाँ पूछ रहा नहीं, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक रूप में शैक्षणिक भाषा निपुणता डैश डैश की ओर संकेत करती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए। संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता, तो शैक्षणिक भाषा निपुणता, जब भी निपुणता वगैरह की बात हो, जाहिर सी बात है उच्च स्तरीय के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों का भाषा प्रयोग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा। निपुणता मतलब पूरा निपुण हो गया, पूरा चीज़ जानता है। को अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा का उपयोग। को 115 का ऑप्शन नंबर 3 सही। अगले क्वेश्चन पे, पठन में वर्ण संकेत है। वर्ण संकेत क्या है? किसी शब्द का अर्थ या व्याकरणिक बिंदुओं को पहचानने के लिए संकेत, या वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक है। जाहिर सी बात है 112 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही होंगे, बताइए कौन सा। भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है? पहला है शिक्षार्थी विभिन्न भाषाओं की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते हैं और प्रयोग करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी विज्ञान सामाजिक विज्ञान, 2 इंडिविजुअल इंडिकेट करता हुआ ऑप्शन, तो ये हो गया गलत। शिक्षार्थी रोजमर्रा संप्रेषणात्मक उद्देश्यों कार्यों के भाषा के लिए उपयोग करते हैं, थोड़ा सा सही लेकिन उतना अच्छा नहीं। विभिन्न भाषाओं में भाषा प्रयुक्तियाँ सीखते हैं, ये जो बच गया करेक्ट आंसर। शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रयुक्तियों के बारे में कहा गया है, विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना, इसका अर्थ ये है विभिन्न विषयों के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? किस में वकालत नहीं की गई है? जाहिर सी बात है विषय सामग्री को सिर्फ के कारण विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, इसकी वकालत नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो यही हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं, देखना था, टिक करना था। अगला क्वेश्चन ये भी देख कर टिक कर सकते हैं। मीना किसी विषय सामग्री में या वर्तमान में सामना शब्द पहचानती है, किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। तो जाहिर सी बात है निष्क्रिय, ये क्या हो जाएगा? शब्दावली हो जाएगी, क्योंकि प्रयोग कर ही नहीं रहे, उसके लिए शब्दावली क्या हो गई? निष्क्रिय हो गई। काफ़ी शब्दावली को क्या कहेंगे? निष्क्रिय शब्दावली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है? इसमें याद रखिएगा भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक जगह और ऑप्शन दिया गया था भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, तो ये सही माना गया था, लेकिन भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे, रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है। इस प्रकार के श्रवण कौशल को क्या कहते हैं? इस प्रकार के श्रवण कौशल को कमेंट सेक्शन में उत्तर जल्दी विस्तृत श्रवण कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्तृत श्रवण कहेंगे। उर्दगामी मॉडल वगैरह नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करता है? रहीम 9 बजे समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ यानी पूरा का निचोड़ अपने मन से साझा करेगा। जाहिर सी बात है अच्छा वाला चीज़ है ना, विस्तृत श्रवण इसको कहेंगे। उदर्भगामी नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हूबहू बोलना होता तब वो हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना यानी स्कैनिंग से क्या ऐसा है? वो किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना होता है। क्या होगा? 115 का 1 नंबर, किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना होता है। पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना यानी स्कैनिंग से यही ऐसा है। और किसी चीज़ को ना बारीकी रूप से किसी चीज़ को पढ़ रहा है चाहे कुछ कर रहा है, तो वो क्या होता है? वही चीज़ होता है, बारीकी से पढ़ना ही होता है। स्कैनिंग मतलब किसी चीज़ का पूरा अच्छे तरीके, मतलब कोई टॉपिक है उसी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, समझ रहा है, चाहे कुछ भी हो, टिकट वगैरह किसी के बारे में पढ़ रहा है, अच्छे से समझ रहा है, तो समझ जाइए वह स्कैनिंग कहलाएगा, यानी बारीकी से पढ़ना कहलाएगा। ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप बताइएगा। और हमें समझ में भी नहीं आया कि इन्होंने एक ही प्रश्न का 2 उत्तर क्या दिया है और क्या इसमें अंतर है। और ये प्रश्न पूछा गया है एक 17 जनवरी में और एक पूछा गया है 21 जनवरी में। 17 जनवरी आपका 2022 में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, और 21 जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। दोनों का उत्तर 2 उत्तर दिए गए। अर्थ के लिए अनुमान है, तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। ये 21 जनवरी वाले में है और 17 जनवरी वाले में दिया गया है। ये अर्थ के लिए अनुमान है, क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया और इसे समझना। अब प्रश्न ऐसे ही लिखा गया, अर्थ के लिए अनुमान है, सेम है। ऑप्शन बी मेरे ख्याल से सेम है, लेकिन क्यों आंसर 2 टिक किए गए वो मेरे समझ के बाहर है। मुझे चलना हो तथ्य और तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। ये हो सकता है क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया इसे समझना।
ये पता नहीं क्या कहना चाहता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। लेकिन 2 प्रश्न हैं, दोनों के आपके 2 उत्तर दिए गए हैं और दोनों के उत्तर 2 दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि 4 या 5 ऐसे 9 दे दिया गया, ऐसा नहीं है, दोनों का अलग-अलग उत्तर दिए गए हैं। और ये हमने डेट भी बता दी है, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपके 17 जनवरी को पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 111 है और इसका क्वेश्चन नंबर 113 है। 17 जनवरी को एक बार पूछा गया है और 21 जनवरी को पूछा गया है। देख लीजिए ऑफिशियल आंसर की, इसे मैच करा लीजिए, आपको 2 आंसर ही मिलेंगे। और एक और मैथ का क्वेश्चन है जिसका गलत उत्तर दिया गया था। कुछ चीज़ें हैं कि सीबीएसई इधर से उधर किया थोड़ा सा, तो ये हमने आपके लिए छोड़ दिया था। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, लेकिन इसका ऑप्शन जरूर हमने लिख दिया और हमने सोचा है कि आप इसे पढ़ें। इसका उत्तर क्या दिया गया है, जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया गया स्वयं की उत्पाद कुछ में परिमाण परिकल्पना, यही उत्तर दिया गया है। और क्रैसन के बारे में हमने बताया था कि क्रैसन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जो अभी एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो I+1 करके हम लोग चर्चा जो कर रहे थे, तो ये क्रैसन का है। तो ये जो चीज़ है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमने लास्ट में आपके लिए छोड़ दिया है। तो ये जरूर पढ़िएगा और इस पर बताइएगा कि स्वयं के उत्पाद परिणाम परिकल्पना वाला कौन सा प्रश्न हो सकता है। ये प्रश्न हमने छोड़ दिया है, 2-3 क्वेश्चन थे, अब कौन सा लिखूं, ये हो रहा था और डिस्कस भी लंबा हो जाता है। लगभग हमने आज 50 प्रश्न लगभग करा दिए हैं और मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आज आप समझ गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको लग भी रहा होगा कि जो बना रहे होंगे कि ये क्या आ गया, एकाएक नाम कहाँ से आ गई, ये सारे क्या आ गए, अब बन भी रहा होगा। और आपका अगर अच्छे तरीके से ये नहीं हो पाया है तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा, वो आपका सारा बनाइएगा, ये नहीं कि हिंदी पे ही भिड़ दें, सारा बनाइएगा। पहले हिंदी बना लीजिए, उसके बाद एक दिन में तो एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपका ईवीएस का थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईवीएस आपका पेडागोजी एक दिन पढ़ा के ख़त्म कर दूँ, 1 या 2 क्लास में, क्योंकि आज हो गया 5, 6, 7, 8, 3 दिन के अंदर आपका उसको भी समाप्त करना है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, कोशिश करूँगा कि कुछ जो चीज़ें मुझे लगेंगी, समय होगा तो आपको पढ़ाता रहूँ। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।